सभी डीटीसी कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक सूचना। प्रवेश साहिब सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट दिल्ली लोकसभा, सीबीआई को एक कंप्लेंट गई है 3 फरवरी 2025। डायरेक्टर एसपी एसीबी दिल्ली, ऑफिस इंचार्ज, दिस इज़ मोस्ट अर्जेंट। आज की डेट है 3 फरवरी 2025। एसएचओ सीबीआई एसीबी ब्रांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ये जानकारी मैं आप सभी अपने बुज़ुर्ग डीटीसी के सीनियर सिटीज़न कर्मचारियों को, उनके परिवार वालों को तथा बाकी सभी हज़ारों डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारी और भुगतभोगी पेंशनर्स को जो परेशानी की हालत में जी रहे हैं और धोखा खाए हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, उनके शब्दों को यहाँ कुछ अपने शब्दों में समेट कर जो कंप्लेंट जारी की गई है या दर्ज करवाई गई है, हमारे कुछ डीटीसी कह लो या फिर हमारे कुछ वकील भाई जो कि समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनके सहारे से और उनके थ्रू वो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। इसी बीच में पहले मैं आपको ये कंप्लेंट पढ़कर सुनाती हूँ कि कंप्लेंट क्या है। बेसिकली ये है कंप्लेंट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, एक्स सीएम दिल्ली, एंड हिज other concerned ministers, officials of government of NCT of Delhi under various provisions of Prevention of Corruption POC Act, Bharatiya Nyay Sanhita यानी BNS, and other laws of land for massive corruption approx 7,000 crores of rupees in name of cleaning the and abatement of pollution of Yamuna river with forged documents, and crores of rupees government money has been spent on Yamuna river to loot by the nexus of corrupts। इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि एक्स सीएम हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ और उनके अदर ऑफिसर्स हैं जो हैं कंसर्न ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, उन सभी के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डी के खिलाफ वेरियस प्रोविजंस करप्शन के, भ्रष्टाचार प्रिवेंशन अधिनियम जो है हमारा, उसके तहत और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बहुत बड़ा लैंड ऑफ मैसिव करप्शन अप्रोक्स 7,000 करोड़, 7,000 रुपये के करीब, 7,000 करोड़ रुपए के करीब सिर्फ यमुना को साफ़ करने के नाम पे और उस रिवर के नाम पे धोखाधड़ी करके गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज़ किया है और यमुना रिवर के नाम पे लूट की है। एक नेक्सस ने, एक इनका सिंडिकेट है करप्ट्स का। मैं आपको याद होगा शुरू से ही कहती आती थी कि भ्रष्टाचार का अंत होगा और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होगी, वो जेल जाएंगे। तो आपने इस बीते साल में देख लिया कि केजरीवाल साहब को भ्रष्टाचार के तहत जेल जाना पड़ा और आगे भी उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक कोई उसमें इंसाफ या रिज़ल्ट नहीं आया है। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सिर्फ जमानत पर ही वो बाहर हैं। अब उसके बाद आज एक और कंप्लेंट दर्ज हो रही है। इसमें कहा गया है कि रिस्पेक्टेड सर, दैट एज पर द वेरियस sustainable evidence and credible information including RTI by विवेक गर्ग एडवोकेट, विवेक गर्ग एडवोकेट साहब ने एक RTI लगाई और उस RTI से जो उनको सस्टेनेबल एविडेंस मिले, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली, इंक्लूडिंग RTI रिसीव्ड बाय विवेक गर्ग, it has been revealed that approx 7,000 crore rupees has been spent in the name of cleaning and abatement of pollution of river Yamuna in Delhi। दिल्ली में यमुना को साफ़ करने के नाम पे 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसका ब्यौरा मांगा गया और उसमें जो सबूत निकल कर आए उसके बारे में कहा जा रहा है कि इवन वेरियस फर्दर एक्सपेंडिचर वर ऑल्सो इंकर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ Government of NCT of Delhi। Even report of Delhi Jal Board
कॉपी उसके साथ लगा दी गई है। ऑल्सो रिवील मैसिव करप्शन इन द नेम ऑफ यमुना रिवर। कॉपीज ऑफ द एविडेंस आर एनक्लोज्ड हियरविद। जो सीबीआई को ये कंप्लेंट सौंपी गई है उसमें इसका सबूत भी सारे लगाए गए हैं। और आगे कहा जा रहा है कि दैट इवन अरविंद केजरीवाल हैज़ हिमसेल्फ कन्फेस्ड इन हिज ओन स्टेटमेंट। यानी केजरीवाल साहब ने अपनी खुद की स्टेटमेंट में ये कन्फेस किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरस्पेक्टर सीवियर स्कीम फॉर यमुना रिवर रिवील्ड इन minutes of joint meeting of Government of NCT of Delhi and Government of India established the crime, copy enclosed। उसकी कॉपी भी साथ में लगाई है कि जिसमें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में खुद ही एडमिट किया है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, किस तरह से ये इंटरस्पेक्टर सीवियर स्कीम जो थी उसके तहत पैसा लिया गया। जॉइंट मीटिंग में ये चीज़ बताई गई। जॉइंट मीटिंग थी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस क्राइम को एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि इसमें सबूत जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें आगे कहा जा रहा है कि दैट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और एविडेंस रिवील्ड दैट फॉर्ज्ड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स वर क्रिएटेड टू fraudulently clean Yamuna river only in papers to loot the hard-earned public money of approx 7,000 crore by the nexus of Arvind Kejriwal and his other ministers officers, which is clearly cognizable offence. Corruptly misappropriation of public funds by abusing their official position to obtain wrongful gain by Arvind Kejriwal and his nexus caused huge wrongful loss to the public at large. As a portion of fund was also given by one union government of India, so it is essential that your debt must conduct the fair investigation so that all accused can be arrested, interrogated, prosecuted as per law, as the accused looted the hard-earned public money to obtain wrongful gain। इसका अर्थ ये है कि जो भी ये फॉर्जरी या चीटिंग करी गई या ये धोखाधड़ी से झूठे दस्तावेज़ बनाए गए, क्रिएट किए गए और फर्जी कागज़ों में यमुना को साफ़ करने के लिए जो पेपर बनाए गए उसमें पब्लिक का ईमानदारी का मेहनत का पैसा करीब 7,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और उनके मिनिस्टर्स, उनके ऑफिसर्स के द्वारा लूटा गया। पब्लिक के पैसे को मिसयूज़ किया गया, खर्च किया गया, खर्चे दिखाए गए, किए या नहीं किए वो वही जानते हैं। और इसमें आगे कहा गया है कि ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें कि कानून की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच ये संज्ञान ले सकते हैं। और वो विभिन्न धाराएं हैं करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड यानी कि भ्रष्टाचार और पैसे का जो मिसयूज़ किया है पब्लिक के पैसे का, और एब्यूजिंग देयर ऑफिशियल पोजीशन ऑब्टेन रॉन्गफुल गेन, और अपने जो ओहदे हैं उनकी जो पोस्ट हैं उन पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके उस जगह पर जहां वो बैठे हैं अपनी सीट पर रहते हुए कागज़ों में हेरा फेरी करके गलत धोखाधड़ी से झूठे फर्जी कागज़ बनाकर केजरीवाल और उनके जो भी नेक्सस है उनकी टीम जो है उन्होंने एक बड़ा अमाउंट रॉन्गफुल लॉस पब्लिक एट लार्ज यानी कि समाज के बहुत बड़े तबके का पैसा, लोगों का पैसा, हमारे हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई को उन्होंने धोखाधड़ी से अपने इस्तेमाल में लिया है, ना कि उसे यमुना रिवर को साफ़ करने के लिए। और इसमें आगे कहा जा रहा है कि एज अ पोर्शन ऑफ फंड वॉज ऑल्सो गिवन बाय द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें जो हमारी केंद्रीय सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना पैसा में भी एक पोर्शन शेयर किया। सो इट इज़ एसेंशियल दैट द डेप्ट मस्ट कंडक्ट देयर फेयर इन्वेस्टिगेशन। इसमें उन्होंने कहा है कि हम एक साफ़ सुथरी जांच की मांग करते हैं और चाहते हैं कि इसमें न्याय हो, सच्चाई बाहर आए
और सभी मुजरिम जो हैं, धोखाधड़ी जिन्होंने की है, चीटिंग की है, चाहे वो केजरीवाल साहब हैं या उनकी टीम के मेंबर हैं या जो भी साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं जो उन पदों पे बने हुए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको इंटरोगेट किया जाए और प्रोसिक्यूट किया जाए कानून की विभिन्न धाराओं के तहत। इसकी जांच की मांग की गई है, उनको हिरासत में लेने की मांग की गई है और उनको कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, मुकदमा दर्ज करके एफआईआर रजिस्टर की जाए और उनको जमानतें नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि एज द एक्यूज लूटेड द हार्ड अर्नड पब्लिक मनी, जो हमारी जनता का, पब्लिक का पैसा था ईमानदारी का, उसको इन्होंने मिसयूज़ किया है, ऑब्टेन रॉन्गफुल गेन, अपने फ़ायदे के लिए, और गलत इस तरीके से पैसा उन्होंने यूज़ किया है। प्रेयर पे आ जाती हूँ। प्रेयर में कहा कि सो इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड टू यू टू काइंडली डायरेक्ट टू रजिस्टर एन FIR against Arvind Kejriwal, ex-CM Delhi, and his other concerned ministers, officials of Government of NCT of Delhi under various provisions of Prevention of Corruption Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, and other law of land for their massive corruption of approx 7,000 crores of rupees with forged fabricated documents in the name of crores of rupees with forged fabricated documents in the name of cleaning and abatement of the pollution of Yamuna River in Delhi. As approx 7,000 crore rupees government money has been chipponed by the nexus of corrupts, which needs an investigation so that all accused can be prosecuted as per law. ये प्रवेश जी ने थोड़ा हिम्मत दिखाई है और ये बस अफसोस इतना ही है कि इलेक्शन के दौरान हिम्मत दिखाई है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर, उस पर बातचीत करने के लिए मैं आपको, मकसद मेरा यही है कि मैं आपको एक क्लियर चेहरा, क्लियर पिक्चर दिखाऊं। और एक वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। ये हमारे वकील भाइयों ने एक वीडियो भी मेरे साथ शेयर किया। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह जी की तरफ से आज उनके वकीलों की टीम ने सीबीआई को केजरीवाल सरकार के खिलाफ करीब 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले की एक शिकायत दी है। केजरीवाल ने कागजों में ही यमुना नदी को साफ करके हजारों करोड़ रुपए का गबन किया, जिसमें आरटीआई के सबूत भी हैं कि केजरीवाल ने खुद कहा है कि वो ये सारे काम करवाएगा, जबकि काम बिल्कुल नहीं हुए। सबको पता है यमुना कितनी मैली है, यमुना जी का अपमान हुआ, झागदार यमुना जी को केजरीवाल ने बना दिया है और हजारों करोड़ का केजरीवाल और उसके मंत्रियों ने गबन किया। हमने सबूतों के साथ सीबीआई में शिकायत करी कि इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके केजरीवाल और उसके मंत्रियों की गिरफ्तारी करे और जनता को न्याय दिलाए। और दिल्ली की जनता से भी हम निवेदन करते हैं कि एक भी वोट केजरीवाल और उसके मंत्रियों को ना दे। ये घोटालेबाज लोग हैं। सीबीआई के अफसरों ने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। जाहिर है जल्द ही हमें उम्मीद है सीबीआई बड़े स्तर पर गिरफ्तारी करेगी और केजरीवाल, उसके पूरे मंत्री विधायक दिल्ली में बुरी तरीके से इस बार चुनाव हारेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत अच्छा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एक ये मैसेज भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। हम सीबीआई खोलेगी केजरीवाल का यमुना घोटाला। आज दिनांक सोमवार नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह की तरफ से उनके वकीलों की टीम ने अरविंद केजरीवाल, मंत्री आदि के खिलाफ करीब 7,000 करोड़ रुपए यमुना घोटाले की आरटीआई के सबूतों सहित कंप्लेंट सीबीआई हेडक्वार्टर पर एफआईआर के लिए दर्ज करवाई है। आरटीआई के अनुसार केजरीवाल ने खुद यमुना के कामों को करने का स्वीकार किया, जबकि असल में कागजों में हजारों करोड़ के काम हो गए, जो अब जांच का विषय है। सीबीआई ने भी विश्वास दिलाया है कि इस घोटाले की पूरी निष्पक्ष जांच होगी। इसमें आगे जो विवेक गर्ग एडवोकेट साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी और बाकी वकीलों को भी हौसला दूंगी कि हाँ जी, आप संयम के साथ काम करें, ज़रूर इंसाफ होगा।
और इससे पहले मैंने सुबह आपको ये खबर भी दे दी थी कि हमारे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की कैशलेस मेडिकल स्कीम और इसको बहाल करने के लिए भी हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन सभी जानकारी और सूचनाओं को मैं आपके बीच लाना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके बीच दोबारा जुड़ी और सारी जानकारी आपको दी। इसी तरह आप अपना माइंड मेकअप करें और जो भी कार्रवाई आगे होती है उसको आप उसको समझें। ये एक और प्रेस रिलीज़ मेरे पास डीटीसी यूनियन की है, उसमें भी आप सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अधिकारों से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा पारित आदेशों के बावजूद भी वंचित रखा गया, उसके बारे में ये पूरी डिटेल है। 1990 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 95 का माननीय उच्च न्यायालय के सक्षम अवमानना याचिका दायर की गई थी। 30/10/95 में भारत सरकार का आदेश परिवहन निगम को निश्चित किया गया था सभी कर्मचारियों पर पेंशन लागू की जाए। ये कहा गया था 31/10/95 को पेंशन फंड रेगुलेशन 95 बनाया गया, जिसके अंतर्गत निगम के सभी कर्मचारी बिना किसी भेदभाव के पेंशन देने का उनका प्रावधान किया गया और 6/11/95 को पेंशन वितरण प्रारंभ किया गया। 1/11/95 को पेंशन का वितरण प्रारंभ किया गया। 6/11/95 को माननीय उच्च न्यायालय के सामने ASG ने बयान दिया कि निगम ने पेंशन वितरण प्रारंभ कर दिया है तथा दिसंबर 1995 तक सभी को पेंशन वितरित कर दी जाएगी। अगस्त 96 में दिल्ली परिवहन निगम को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया। इस कारण से बाकी लोगों को पेंशन का अधिकार देने वाला मामला तभी से अधर में लटका हुआ है। 7/4/2005 को यह मामला फाइनेंस यानी वित्त एवं विधि विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाया गया और उन्होंने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, मैं अपने आप को यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको डेट भी दिख जाए सारी और प्रॉपर आपको सारी चीज़ें नज़र आएँ जो मैं स्क्रीन पर आपको लाकर दिखाना चाह रही हूँ। तो मेरा पॉइंट था 7/11/95 फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद दिल्ली सरकार संज्ञान लिया और उन्होंने अपनी टिप्पणियों के माध्यम से दिल्ली परिवहन निगम को निर्देश दिए। फिर 7/4/2005 को ही दिल्ली परिवहन निगम लगातार सेवा शर्तों भारतीय से आज तक सरकार एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पेंशन फंड रेगुलेशन 1995 की अवहेलना करते हुए आज तक पेंशन वितरण से बचे हुए कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से ऐसे सभी कर्मचारी जिनमें से लगभग 6,000 पेंशनधारियों की मृत्यु हो चुकी है तथा बाकी 8,000 पेंशनधारी कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवहन निगम का यह व्यवहार विधि सेवा शर्तों तथा न्याय संगत नहीं है एवं अवमाननीय है। आप सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आप सरकार के इस अमानवीय कृत्य के लिए आप उम्मीदवारों को वोट ना देने का निश्चय किया है एवं ऐसी पार्टी को वोट देने का निश्चय किया है जो मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण कर सके। तो ये MD शुक्ला चेयरमैन हैं DTC एम्प्लॉय यूनियन के, जिन्होंने ये जानकारी मुझ तक पहुंचाई है और इसको मैंने आपके साथ साझा किया है। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आप तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आप लोग इससे अवेयर रहें और क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे राजनीतिक प्रपंच चले जा रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं इसके फेवर में या डिसफेवर में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ईमानदार सरकार बने और जो जनता की तकलीफ़ों को, उनके दुख दर्द को समझे और उनको सच में न्याय दे, इंसाफ दिलाए। और दिल्ली में आप पार्टी ने DTC सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को पेंशन देने के लाभ से वंचित किया है। ये प्रेस रिलीज़ भी मैंने आपको दिखाई थी और इसको आपके साथ मैंने आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वगैरह भी पढ़े थे और काफ़ी जानकारी है मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। तो इसको मैं रिपीट ना करते हुए सारी चीज़ें आपकी एक बार नज़र में लाने की कोशिश कर रही हूँ तथा आपसे नम्र निवेदन करूँगी समझदारी और सोच का परिचय देकर अच्छी सरकार चुने। इलेक्शन एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी सरकार को चुन सकते हैं।
तो आप लोग अपनी मर्ज़ी चलाएं, अपने माइंड का इस्तेमाल करें और सही सरकार, सही नेता आना चाहिए ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो और हमारी समस्याओं का समाधान हो। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें सभी परिवार के जनों को, और बुज़ुर्गों को टाइम से पेंशन मिले, उनका एरियर का पैसा मिले, मेडिकल उनका कैशलेस हो। झूठ बोलना कि हॉस्पिटल अच्छे बनवा दिए और सड़कें अच्छी बनवा दी, कूड़े के ढेर हट गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहुत निराश और परेशान और हताश होने के बाद हम लोग डिसीजन लेने में मजबूर हुए हैं। आपको याद होगा कि मैंने जब आपके साथ बातचीत की थी, मैं इस स्क्रीन से अब यहाँ आ जाती हूँ ताकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पाऊँ और आपको सारी जानकारी साथ साथ देते देते ये समझा पाऊँ कि आपको याद होगा कि हमने धरने प्रदर्शन भी किए थे। हमने जंतर मंतर पर जाकर भी केजरीवाल और उनकी सरकार को, उनके नेताओं को, आतिशी जी को चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि आप जल्द से जल्द हमारी पेंशन बहाली कर दें, डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को ना तड़पाएं, उनके परिवार वालों को ना परेशान करें और उनको इतना कष्ट में जीवन जीने के लिए मजबूर ना करें। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया, कोई जवाब उनकी तरफ से हमारे पास नहीं आया। सिर्फ अंडर कंसिडरेशन और अंडर प्रोसेस रखा गया और कहा गया कि गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं आया और अब गवर्नमेंट बदलने का समय आ गया है, सरकार बदलने का समय आ गया है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली और समाज में एक सामाजिक प्राणी होते हुए, समाज में अपना एक स्थान रखते हुए, एक अधिवक्ता के तौर पे और एक वकील होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितने भी कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी एसोसिएट हैं, सामाजिक लोग, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं या फिर उनके लिए उनकी अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं और हम अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत से, अपनी इच्छा से सबका भला करने के लिए जो कार्य करते हैं, उन कार्यों को करते करते एक मेरे माइंड सेट बना है मेरा कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार ने 10 साल तक काम नहीं किया। और मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कभी दिल्ली सरकार से डायरेक्ट आपने अप्रोच की है या नहीं की है। मेरे कर्मचारियों ने तो की है, जो डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मेरे थ्रू हम लोगों ने नंबर ऑफ़ टाइम केजरीवाल साहब से मिलने की कोशिश की पर बात नहीं बनी। मैं अपनी इस वीडियो में एक मैसेज देना चाहूँगी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं केजरीवाल साहब के टीम के मेंबर थे, वो कैलाश गहलोत जी, उनका नाम मैं इस वीडियो में लेकर उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करनी चाहती हूं और चाहती हूं कि आप लोगों के पास भी अगर कैलाश गहलोत जी का मेल आईडी या फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर या फिर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो चाहते हैं कि बीजेपी अब आगे बढ़े, अब वो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। मे भी हो सकता है उन्होंने भी आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार देखा हो, धोखाधड़ी देखी हो, उनके चीटिंग का जो तरीका है वो देखा हो, इनको जेलों में जाते हुए देखा और महसूस किया कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। तो मैं ये मैसेज उन तक देना चाहती हूँ कि अब आप बीजेपी सरकार में हैं और हम भी अपनी ये मंशा बना के बैठे हैं कि हमें वो सरकार लानी है जो पूरे देश के लिए काम करे, पूरी स्टेट्स के लिए काम करे। मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ था सुनकर जब केजरीवाल साहब ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में नहीं आने दिया। हालांकि हमारे वकीलों के लिए केजरीवाल साहब ने काम किया, मैं इसके लिए नहीं मना करूंगी। उन्होंने 5-5 लाख रुपए की इंश्योरेंस हमें ज़रूर करवा के दी है, लेकिन उस पॉलिसी का लाभ आज तक हमने तो लिया नहीं है और मिलता भी नहीं है इतनी आसानी से। अगर मेरी आंखों में चश्मा लगा या मेरी आंखों में तकलीफ हुई तो उसका इलाज उस पॉलिसी में नहीं इंक्लूड है। मेरे को अगर मेरे दांतों में कब तकलीफ हुई, जब तक मेरा पूरा जबड़ा टूट नहीं जाएगा, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, तब तक वो मेरे को कोई भी मदद उस पॉलिसी से नहीं मिलेगी। मेरे को कोविड हुआ, खांसी जुकाम बुखार हुआ, तो उसमें भी उसकी कोई हेल्प नहीं है, कोई मेडिकल टेस्ट उससे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। 1 दिन का, 2 दिन का, 24 घंटे का एडमिशन मांगते हैं। कोई इतनी हार्ड बीमारी नहीं हुई है, मेरे को कोई अटैक थोड़ी आया जो मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ। और बाकी छोटे मोटे इलाज के लिए अगर मैं जाती हूँ मोहल्ला क्लिनिक में या फिर
हमारे तो कोर्ट के अंदर ही डिस्पेंसरी है जिसमें सरकारी दवाइयाँ आती हैं, उसमें हर बीमारी के इलाज के लिए पैरासीटामोल ही है सिर्फ। इतनी सारी बीमारियाँ, खांसी जुकाम बुखार सब हुआ, लेकिन मिला क्या, सिर्फ पैरासीटामोल 500। इस तरह से मतलब झूठ प्रपंच रचा जा रहा है। हमारे कोर्ट के सामने ही इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है और वो सरकारी हॉस्पिटल है। जब वहाँ इलाज कराने जाओ, पर्ची बनवाओ, भीड़ में से लग के लाइनों में पर्ची बन जाती है। पर्ची बनने के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है जो वो टेस्ट लिख रहे हैं उन टेस्ट की मशीनें ही हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, और जो डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं उस दवाइयाँ ही अवेलेबल नहीं हैं, और अगर हैं तो बहुत कम सॉल्ट की अवेलेबल हैं, उनका असर ही जल्दी नहीं होता है। घटिया सरकारी दवाइयाँ हैं, घटिया हॉस्पिटल की सर्विस है। कोई हमें सारे टेस्ट हमें बाहर से कराने पड़ते हैं। बाहर से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो 5 लाख की इंश्योरेंस काम ही नहीं आती, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो तो 5 क्या 50 लाख बना देते हैं। जिंदा आदमी को भी कोविड में मार देते हैं, दवाइयाँ अच्छी नहीं देते हैं, इलाज पूरा नहीं करते हैं, पैसे का लालच करते हैं। तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है, और मेडिकल कैशलेस होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल्स के जो मुंह खुले हुए हैं उन पे रोक लगानी ज़रूरी है। और ये झूठे मोहल्ला क्लिनिक बनाना जिसमें ना कोई दवाइयाँ हैं ना अच्छे डॉक्टर हैं, ताले लगे हुए हैं, ये मैंने महसूस किया इन पिछले 5 सालों में। डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन के बहाली को लेकर हज़ारों बार कोशिश की केजरीवाल साहब के पास जाया जाए, कैलाश गहलोत के पास, आपको याद होगा मैं गई थी, हम लोग गए थे, पूरी टीम हमारी गई थी, और उसमें क्या मिला हमें, उल्टा सीधा मिसबिहेव करके हमें उनके ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। मैंने तो मानहानि का दावा भी ठोकने की कोशिश की उनके ऊपर और कंप्लेन भी, लेकिन वही बात है कि पर्सनल ग्रीवियंस नहीं दिखाना है मुझे, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना मैं कोई ऐसे केस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ कि वकील हूँ तो इसलिए भी चलो केस बना दो। ठीक है, मैं डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी हक हलाल की कमाई उन तक पहुंचाने के लिए नेताओं से मिलने की कोशिश कर रही थी, और की मैंने उनसे मिलने की, उन्होंने मुझे उल्टा सीधा रिस्पांस दिया, तो मैंने कंप्लेन करके भी नहीं की। बीच में आपको याद होगा मेरे पिताजी चले गए, उनके दुख में इतना परेशान रहे, और इतने कर्मचारी हमारे आंखों के सामने, डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी चले गए, हमारे महेंद्र अंकल जी चले गए, और बहुत सारे और कर्मचारी मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, उनमें से काफ़ी कर्मचारी बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दुख में शामिल होते रहे हम लोग, और अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाए। बार बार इनको पत्र लिखे, बार बार रिप्रेजेंटेशंस दी, बार बार जानकारी मांगी, अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजे, अपने कर्मचारियों की डिटेल भेजी, लेकिन फिर भी पेंशन का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। 5 साल बहुत थे काम करने के लिए, और अगर केजरीवाल साहब या उनकी टीम या उनके बाकी के जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो इस चीज़ को कहते हैं कि भी केजरीवाल साहब तो जेल चले गए और काम नहीं करने दिया किसी और गवर्नमेंट ने, तो ये सारी बातें मायने नहीं रखती। और वो अभी पिछले 6 महीने की बात है, 10 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? सड़कें वही टूटी हुई हैं, गंदी रोड्स पे हम लोग चलते हैं, और पोल्यूशन भरी सिटी हो गई है हमारी दिल्ली, और जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और गंदी गड्ढे बड़े भरे हुए हैं, और साथ में पानी जो पीने का पानी है वो भी आज तक कभी भी हमने वो एमसीडी का पानी नहीं पिया। हमारा जो ग्राउंड वाटर है बस उसी से हम गुजारा कर रहे हैं, आरओ चला के। और देश की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली में पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। और रही बात बिजली की, हाँ, जब केजरीवाल साहब का मन होता है बिजली के बिल कम आ जाते हैं और थोड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही केजरीवाल साहब को लगता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो हट जाते हैं पीछे, या मैं जेल चला जा रहा हूँ तो पीछे से सब्सिडी ख़त्म हो जाती है। वही बिल जो ज़ीरो होता है वो एकदम से 5,000, 10,000, 28,000, 16,000 ऐसे बिल भी हमें रिसीव हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये डिस्कशन मैं आज के दिन आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन है। 5 फरवरी 2025 को हमें वोट देना है, मुझे भी वोट देना है, आपको भी वोट देना है। और ये इलेक्शन दिल्ली के हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलने के हैं। हमें भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए, भ्रष्ट कर्मचारी नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले लोग चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो खड़े हों, बिना रिश्वतखोरी के जो काम करें वो चाहिए। अपनी मेहनत और हलाल की कमाई अगर चाहिए तो वो उस पर लें, और जो सरकारी मामूली फ़ीस लगती है उस पर सारे काम होने चाहिए।
मैं अभी बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के जो सर्वे सर्वा हैं हमारे, चाहे मोदी साहब को ले लो, चाहे अमित शाह जी को ले लो, मैंने कभी किसी नेता का नाम नहीं लिया और ना ही किसी नेता के साथ मेरी कोई ऐसी बातचीत हुई पर्सनल जाके किसी लेवल पे। हाँ, साहब सिंह वर्मा जी के साथ एक दो बार जब हम रामलीला ग्राउंड में जाते थे तो रामलीला के दौरान हमारे जो राजेश गहलोत जी यहाँ के नेता हैं, उन्होंने एक दो बार इनवाइट किया, उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत का इतना मौका नहीं मिला, लेकिन उनका नेचर और स्वभाव से ये पता चला कि वो बहुत के व्यक्तित्व के आदमी हैं। और उन्होंने पिछले साल मेरी ही खबर पे काम करते हुए हमारे कर्मचारियों को एंटरटेन किया, उनके साथ बातचीत की और डीटीसी के जो कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मुद्दा है उसके ऊपर वादा किया कि कार्रवाई करवा आपका साथ देंगे। तो अब मौका आ गया है, अगर कुछ हो सकता है तो अभी हो सकता है, इलेक्शन के दौरान। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिसको मर्ज़ी वोट दें। आपको अगर चाहिए पेंशन का अधिकार तो मैं केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी, मैं कमल पे मोहर लगाऊंगी। और मैं चाहूँगी कि बाकी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए सुनने वाले देखने वाले मेरे साथी संबंधी और परिवारजन हैं या जो भी जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे घर परिवारों के लोग हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके सभी परिवार वाले जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो इस बार हम बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार, मैं किसी नेता से अभी मिली नहीं हूँ, ना मैंने किसी से वो कन्फर्मेशन ली है, मैं सिर्फ जो एक्चुअल फैक्ट हैं जो मेरी समझ से सही हैं मैंने वो आपके सामने रखे हैं। अभी भी आपके पास चॉइस है, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सर माथे पे होगा, क्योंकि ये तो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी मर्जी करने का अधिकार है और सभी को अपनी वोट का राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, हमारा लीगल राइट है ये, और इसे हमें अपना लीगल राइट मानते हुए, अपना अधिकार मानते हुए इसे हमें वोट बैंक अपना सही करना होगा और सही सरकार को चुनकर लाना होगा ताकि सही समय पर हमें सही, हमारे लिए कोई सही डिसीजन ले। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार हम बीजेपी को दिल्ली में लेकर आते हैं और केजरीवाल साहब को एक बार थोड़े दिन की ब्रेक देते हैं ताकि वो अपने कर्मों को सुधार लें। और इसी के साथ मैं अपनी शब्दों और अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।